रघुवर दास भले छत्तीसगढ़ के थे, अच्छे थे बुरे थे नो कमेंट, हाथी उड़ाया घोड़ा उड़ाया नो कमेंट, लेकिन भाई ये उनसे डरते थे। 2 दिन हमें अपने सवाल को उठाने का अवसर मिला, लेकिन आज आश्चर्य है कि हमें तीसरा दिन सवाल उठाने का अवसर क्यों नहीं मिला। अल्पसूचित जो प्रश्न मेरा है उसे नहीं करने का अवसर दिया गया। देखिए मेरा सवाल था, आपको हम बताना चाहेंगे, मेरा सवाल ये था कि तो इस पर बहुत झोल फांस था, लेकिन हमें आश्चर्यजनक लगा कि आज हमें प्रश्नकाल के बहस में शामिल होने का अवसर ही नहीं दिया गया। कारण क्या लगा? हमें तो अभी तक समझ में नहीं आया। शायद कल जो माननीय मंत्री से हमारा बिजली और ट्रांसफार्मर को लेकर, वसीले को लेकर जो तीखा बहस हुआ था, शायद एक कारण ये हो सकता है। विषय हमारे और मंत्री जी के बीच जो हॉट टॉक होने वाला था, हॉट टॉक तय होता, क्योंकि मंत्री अपना बचाव रखते और हम उनकी बखैया उधड़ते। अवसर कैसे नहीं मिला, और जब अवसर मिला आपको उस समय भी एक तीखा बहस भी नक्सल पे आप बोल रहे थे, इस पर भी देखने को मिला। देखिए आप लोग जब भी खड़ा होते 15 मिनट 20 मिनट तक भाषण देते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, राहुल गांधी तो नरेंद्र मोदी तो हेमंत बिस्वा तो केजरीवाल की बात झारखंड में करते हैं। हम झारखंड के मुद्दों को रखते हैं, 3 मिनट का समय मिलता है, 2 मिनट का समय मिलता है, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। लोग ऐसा कह रहे हैं, जिस बात को हम पटल पे रख रहे हैं कि लोग ऐसा कह रहे हैं कि जब नक्सली 1990-95 का टाइम था, उनके नाम से बीडीओ सीओ घूस नहीं लेते थे, और आज सरकार आपकी है और घूस ले रहे हैं। तो सोचिए कि आपका स्तर उनसे, जो लोग असंवैधानिक है और आप संविधान की ताकत हैं, तो उनसे भी गया गुजरा है कि लोग ब्यूरोक्रेट से वीडियो से आपकी बात नहीं सुन रहा है। नमस्कार, एसएमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो। लेकिन आपको हम बताते चले, इस वक्त हम लोग जहां बैठे हैं आप देख रहे होंगे विधायक जी, ये देखिए कुछ तैयारियां भी कर रहे हैं, क्योंकि सदन चल रहा है, अभी कई मुद्दे हैं और ऐसे में कई लोग हैं जो लगातार इन तक अपनी मजबूरियों को साझा करते आ रहे हैं। लेकिन कुछ सवाल हैं विधानसभा से ही, और विधानसभा के बाहर में भी कुछ सवाल उत्पन्न हुए थे, और कुछ इन्होंने भी कहा था जो झारखंड के लोगों को एक तरह से झंझोर कर रख दिया है। और वो शब्द कहीं ना कहीं मुझे भी लगा कि सही में क्या परिस्थिति है, और वो जो कहानी, छोटी सी कहानी थी, वो बड़ी बात कह गई। लेकिन आज हम शुरुआत करते हैं उसी खबर से। जयराम जी, एसएमपी न्यूज़ में आपका फिर से स्वागत है। धन्यवाद महोदय, धन्यवाद। जयराम जी, सदन के अंदर आप एक शब्द का आपने यूज़ किया था, एक कहानी, छोटी सी कहानी आपने सुनाया था कि एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ से बोलती है। थोड़ा सा डिटेल थोड़ा समझाएं आप। जी, कहानी शायद सत्य घटना पे आधारित है, या फिर मैंने कहीं पढ़ा था। उस कहानी में एक छोटी सी बच्ची है जिसकी उम्र 5 साल है। वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, छोटे भाई की मृत्यु कब होगी, जिसकी उम्र 7 साल है। तो माँ आश्चर्यचकित कि एक भाई छोटी सी लड़की वो अपने भाई को मरने के लिए कह रही है, ऐसा क्यों? तो उसने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो उसने कहा कि माँ, याद होगा कि जब आज से कुछ महीनों पहले बड़े भाई की मृत्यु हुई थी, यानी उस छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र 5 साल है, उसका छोटा भाई जिसकी उम्र 7 साल, उसका और एक भाई था बड़ा भाई 9 साल का, जो मर चुका है। तो जब बड़े भाई की मौत हुई थी माँ, तो बहुत सारे लोग हमें मिलने आए थे। जब वो मर गया था तो बहुत सारे लोग मिलने आए थे, और जो मिलने आए थे तो बहुत सारे लोग हमारे लिए भोजन लेके आए थे और कपड़े लेकर आए थे। चूँकि हम लोग भूखे रहते हैं, हमारे पास कपड़ा नहीं होता है, तो बहुत सारे लोग, जब बड़ा भाई मर गया था तो भोजन लेके आए थे। और हम चाहते हैं माँ कि 4 दिन से तुम भी भूखी हो, हम भी भूखे हैं, तो छोटा भाई अगर मर जाता तो फिर लोग हमें देखने आएंगे और फिर हमें भोजन दे के जाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि छोटा भाई मर जाए ताकि लोग देखने फिर हमें आए, और जब देखने के लिए आएंगे तो आपको भी भोजन देंगे और मुझे भी भोजन देंगे। चूँकि जब बड़ा भाई मरा था तो लोग आकर हमें भोजन दे के गए थे। तो ये एक मार्मिक कहानी है। अब ये इसमें सत्य है, क्योंकि कहानी दोनों, तो फिक्शन नॉन फिक्शन दोनों होती है। तो उस कहानी के माध्यम से मैंने सदन को ये कहा कि आज कोयलांचल के लोग में भी यही भाव है कि यदि कभी कोयला सिंडिकेट माफियाओं का ग्रामीणों से अगर मुकाबला हो, जैसे हिलटॉप कंपनी, देवप्रभा कंपनी, तमाम कंपनी के जो लठेत होते हैं, जब वो ग्रामीणों के साथ आकर, जब ग्रामीण धरने पर बैठते हैं, ज़मीन देना नहीं चाहते हैं, खनन के लिए नियोजन मांगते हैं, मुआवजा मांगते हैं, तब कंपनी के लठेत आकर उनको मारते हैं, पीटते हैं। तो कोयलांचल के रैयत भी वही छोटी सी बच्ची की तरह चाहता है कि भाई अगर हमको चोट लग रहा है तो लगे, लेकिन साथ में 2-4 IAS IPS को अगर चोट लगेगा तो शायद कानून सख्त होगा, शायद मुख्यमंत्री गंभीर होंगे, शायद DGP गंभीर होंगे, शायद SSP IG DIG गंभीर होंगे, और शायद जो लोग अपराधी हैं उनको दंडित किया जाएगा। तो मैंने ये तर्क दिया था। चूँकि बाघमारा में हुआ था, बाघमारा में DSP महोदय घायल हुए थे। जब वो घायल हुए थे तो पुलिस
मैंने तेज हुई थी, पुलिस ने गति से कार्य किया और जो अपराधी थे उनको बिहार से पकड़ के ले आए। लेकिन जब आम व्यक्ति पर लाठियां चलती है, वही लाठियां किसी खास व्यक्ति पे ना चल के आम व्यक्ति पर माफियाओं के द्वारा चलती है, तो ना एफआईआर लॉन्च होता है, ना कार्रवाई होती है, सारा जो मामला है वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो इसलिए मैंने उस कहानी का उदाहरण दिया था कि गांव के लोग, रैयत जो कोयलांचल के, वो भी चाहते हैं भाई कि अगर हम लाठी खा रहे हैं तो कम से कम 2-4 IAS IPS पे अगर चोट लग जाए, घायल हो जाए, तो हमको इंसाफ मिल जाएगा। नहीं तो इंसाफ नहीं मिलने वाला है। आम व्यक्ति लाठी खाएगा, गरीब अगर लाठी खाएगा तो इंसाफ नहीं मिलने वाला है। अगर उनके साथ साथ 2-4 IAS IPS भी घिसेंगे तो शायद इंसाफ मिले और वो पुलिस बहुत कानून का डंडा दिखाते हुए बिहार यूपी से पकड़ के ले आ सकती है। मतलब सीधा सवाल एक तरह से कानून व्यवस्था पे। देखिए, कानून व्यवस्था पर ही रहेगा। आज अगर 70 आज़ादी के 70 सालों के बाद भी, 75 सालों के बाद भी अगर हमारा राष्ट्र अगर बेहतर तरीके से नहीं आगे बढ़ पाया है, तो उसमें आप ब्यूरोक्रेट्स के जो उदासीनता है या फिर उनकी जो सोच है और उनकी जो अपनी इच्छा शक्ति में कमी है, उसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं। मैं देश की बात क्या करूं, इसे अभी राज्य की ही बात करूं। आज राज्य में आप जैसे ही अखबार के पन्ने खोलेंगे तो आपको इस प्रकार की कई घटनाएं मिलेंगी। बालू माफियाओं ने DSP को मार दिया, CO का गाड़ी फोड़ दिया, कोयला सिंडिकेट के लोगों ने थानेदार का हाथ तोड़ दिया। तो ये तो चीज़ें स्पष्ट कह रही हैं कि विधि व्यवस्था कहीं ना कहीं उस टाइप से नहीं है जिस टाइप से इस राज्य में होनी चाहिए। लेकिन इस पर तो सवाल है जाते, जब विपक्ष के द्वारा, आपके द्वारा भी उठाया गया, तो सरकार के द्वारा ये कहना है कि भाई कहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 नंबर और फर्स्ट क्लास अभी हर व्यवस्था चल रहा है। नहीं, हमें लगता है कि वर्तमान में जो माननीय मुख्यमंत्री है, इनकी जो सरकार है, प्रशासन जो सिस्टम में बैठे लोग, खासकर ब्यूरोक्रेट्स, इनकी वैल्यू नहीं देती है। रघुवर दास भले छत्तीसगढ़ के थे, अच्छे थे, बुरे थे, नो कमेंट, हाथी उड़ाया, घोड़ा उड़ाया, नो कमेंट, लेकिन अफसर जो था, ब्यूरोक्रेट था, भाई ये उनसे डरते थे। ये बात है, कई सार्वजनिक मंचों पर भी इस बात को मानते हैं। उनसे हमारी विचारधारा अलग है, इस बात को ही मानते हैं। उन्होंने हाथी उड़ाया, घोड़ा उड़ाया, करप्शन किया, CNT जमीनों में छेड़छाड़ किया, इन सारी चीज़ों को अलग विषय है, लेकिन ये चीज़ था ब्यूरोक्रेट्स कंट्रोल में थी। इस बात तो मतलब अभी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जस्ट अभी उसके उलट है? बिल्कुल, ब्यूरोक्रेट्स इस गवर्नमेंट की तो बिल्कुल वैल्यू नहीं लगा रही, बिल्कुल भी नहीं सुनती है ब्यूरोक्रेट्स। अभी आपने कहा था कि जैसे बालू पे ही आपने एक सवाल उठा दिया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी तो रांची में रहते हैं, अपने महल में रहते हैं, क्या जाने गरीबों की परिस्थिति, लेकिन उनका कहना है कि बालू कहाँ नहीं मिल रहा है, बालू तो हर जगह पहुँच रहा है। बिल्कुल, हर जगह बालू पहुँच रहा है, लेकिन वो 4000 का बालू 5500 6000 में पहुँच रहा है। अगर मुख्यमंत्री महोदय को अपने कार्य कुशलता पे अगर घुमान है तो अच्छी बात है। हम उनसे बस यही कहेंगे कि मांग करेंगे, आप हमें एक टीम दे दीजिए और फिर हम आपको पकड़ के देते हैं। बालू निसंदेह आता है, लेकिन जब तक वो मैनेज नहीं होता है, आम व्यक्ति तक नहीं पहुंचता है। मैं घटना बता रहा हूँ, चूँकि अगर हम विधायक है तो ऐसा नहीं कि हम लोग कोई भी बात अनर्गल बात करेंगे। कुछ 2 लोग, ज़्यादा नहीं, 2 लोग नया ट्रैक्टर लिए। ट्रैक्टर लेने से पहले उन्होंने एक ही लाइन कहा कि दादा ट्रैक्टर ले रहे हैं, सपोर्ट कीजिएगा तो ही लेंगे। बोले कहे ना, बालू में चलता है, थोड़ा थाना को बोल दीजिएगा। ये स्थिति है आज। हम बोले यार तुम ट्रैक्टर क्या सिर्फ बालू ही सोच के ले रहे हो? बोले हाँ, बालू में ही कमाई है। तो इस बात को आपको समझना होगा कि अगर आप मैनेज नहीं करते हैं सिस्टम को तो गाड़ी आपकी नहीं चलेगी। अगर मुख्यमंत्री अपना तारीफ कर रहे हैं, अपनी बखान कर रहे हैं, वो करें, लेकिन सच्चाई से वो कोसों दूर है। सच्चाई जनता जानती है। अब जनता से इंटरव्यू लीजिए। अब ऐसे भी जनता निडर हो चुकी है, जनता को परवाह नहीं है कि हमारे इस इंटरव्यू के बाद क्या होगा, वो सच बात को कह देगी। तो क्या लगता है कि जो परिस्थिति है इसको कैसे सुधारा जा सकता है? क्या सदन में इस बालू घाटों को पंचायत को या ग्राम सभा को दे देना चाहिए, आवंटन कर देना चाहिए, नीलामी कर देनी चाहिए। जिस घाट से बालू आता है, देखिए कि समीप का गांव कौन सा है। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जिस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट में होती है खनन के लिए, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से या फिर एक ग्राम सभा के माध्यम से आप उसे आवंटन कर दीजिए और जो भी मुनाफा आएगा उसमें आप सरकार एक रॉयल्टी अपना रख लीजिए और बाकी वो जिस क्षेत्र से बालू का कार्य होगा वहाँ के लोगों को डेवलपमेंट करने का मौका मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग पे कुछ आज चर्चा चल रहा था, क्या उसमें आपको क्या समय नहीं मिला क्या? देखिए, हमें आज बड़ा आश्चर्य लगा, क्योंकि इससे पहले 2 दिन हुआ, 2 दिन हमें अपने सवाल को उठाने का अवसर मिला, लेकिन आज आश्चर्य है कि हमें तीसरा दिन सवाल उठाने का अवसर क्यों नहीं मिला।
जबकि अगर किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम अपने पार्टी के एकमात्र विधायक हैं। तो कम से कम हर एक पार्टी को एक बार तो अवसर मिलना चाहिए था। देखिए अभी क्या चल रहा है, सबसे पहले चल रहा है आपका प्रश्नकाल। हाँ, सुबह सुबह प्रश्नकाल चलता है, उसके बाद चलता है शून्यकाल, उसी बीच में एक चलता है ध्यान आकर्षण, उसमें 1-2 विधायक ही देते हैं ध्यान आकर्षण में। उसके बाद आपका चलता है जैसे चला राज्यपाल के अभिभाषण पे वाद विवाद, अब चलेगा बजट पे वाद विवाद। लेकिन उससे पहले जो समय होता है प्रश्नकाल का, शून्यकाल का, तो उसमें क्या होता है कि कम से कम मेरा मानना है कि जो शून्यकाल, चलिए शून्यकाल का नियम है कि 25 ही शून्यकाल में अपनी मांग को उठाएंगे। अभी कब, जो 5 बजे सुबह लाइन में लगते हैं, अपना कागज जमा करते हैं, हाँ ये नियम है। 12 बजे रात से ही लोग 12:01 से ही अपना लाइन में लगना स्टार्ट हो जाते हैं, अपना कागज जमा करना पड़ता है। 25 सब बाहर है तो शून्यकाल में आप सवाल नहीं कर पाएंगे या फिर कोई भी मांग को नहीं उठा पाएंगे। तो चलिए शून्यकाल में वो मायने नहीं हो पार्टी का, लेकिन जो क्वेश्चन प्रश्नकाल होता है वहाँ तो कम से कम हर एक पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। हमें लगता है कि कल जो मेरा तीखा बहस हुआ था बिजली को लेकर, आज मेरा बहस और बवाल होता। वो भी क्या था? हमें लगता है कि इसीलिए आज कहीं ना कहीं हमारे सवाल करने का अवसर, अल्पसूचित जो प्रश्न मेरा है उसे नहीं करने का अवसर दिया गया। देखिए मेरा सवाल था, आपको हम बताना चाहेंगे, मेरा सवाल ये था कि क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा राज्य अंतर्गत जीएम लैंड जमीन पर लगान रसीद निर्गत करने की बात कही गई है। अब इसमें दिया गया है आंशिक स्वीकारात्मक। आंशिक आधा कैसे भाई, यानी आधा लोगों को अपने रसीद काटने के लिए कहा है, आधा को नहीं कहा है। दूसरा बात, हमने दूसरा सवाल इसी में था, दूसरा खंड में, क्या यह बात सही है कि अभी तक सरकार द्वारा जीएम लैंड जमीन की रसीद निर्गत करने को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया है? तो उनका उत्तर था अस्वीकारात्मक। यानी वो क्या कह रहे उत्तर में कि दिनांक 10 तारीख 7वां महीना 2018 से जीएम लैंड की रसीद काटने के लिए छूट है। तो कितना झूठ कह रही है गवर्नमेंट यहाँ पे उत्तर में? इसलिए झूठ कह रही है क्योंकि 2018 यानी ये बात हो रही है 2018 में एनडीए की सरकार है, रघुवर दास इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं 2018 में। तो अगर 2018 में जीएम लैंड की रसीद काटी जा रही है तो आप बताइए कि 2019 के घोषणा पत्र में फिर आपने क्यों ये बोल के वोट लिया कि हम अगर सरकार में आएंगे तो जीएम लैंड की रसीद काटेंगे? सिंपल सा बात है। इसी सवाल के उत्तर में जो हमें मिला है विभाग से, माननीय मंत्री राजस्व निबंधन भूमि सुधार विभाग कि वो 2018 से रसीद काट रहे हैं। तो मेरा कहना है कि अगर 2018 से जीएम लैंड की रसीद काटी जा रही है तो 2019 में वो विषय आपके घोषणा पत्र में कैसे आया? जैसे उदाहरण के लिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम 2022 में राम मंदिर बना देंगे, तो जाहिर सी बात है 2026 में ये मुद्दा नहीं रहेगा क्योंकि राम मंदिर बन चुका है। तो ठीक उसी प्रकार 2018 में अगर जीएम लैंड की रसीद काटी जा चुकी है तो 2019 के घोषणा पत्र में और मंचों में चढ़ चढ़ के सरकार ने कैसे भाषण दिया कि हम जीएम लैंड की रसीद काटेंगे? दूसरा बात, अगर रसीद काटी है तो कौन काट रहे हैं भाई? चूंकि ग्रामीण तो कह रहे हैं कि जीएम लैंड की रसीद नहीं काटी जा रही है, जीएम आम की भी रसीद नहीं काटी जा रही है, जीएम खास की भी रसीद नहीं काटी जा रही है। तो ग्रामीण कह रहे हैं, 100% ग्रामीणों के पास आप जाइए कि जीएम लैंड की रसीद कई वर्षों से पेंडिंग है, काट ही नहीं जा रही है। तो यहाँ ये फंसते हैं। दूसरा बात ये कह रहे हैं कि मैंने ये सवाल तीसरे खंड में था कि क्या यह बात सही है कि सरकार के पास सीएनटी एक्ट उल्लंघन कर भूमाफियाओं द्वारा खरीदे गए जमीन का ब्यौरा नहीं है? इस पर सरकार ने लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दिया। सीएनटी की धारा 71A का जिक्र किया, सीएनटी की धारा 46, 48, 240 का जिक्र किया। तो इसी के तर्क में हम गिरिडीह से एक पेपर मंगाए थे, यानी बराकर नदी के ठीक बॉर्डर में कालीचरण मांझी का जमीन है जो सीएनटी का जमीन है, और उस जमीन पर गुजरात से आए हुए सेठ लोगों ने बहुत बड़ा बिल्डिंग बना लिया है। और वो जिला न्यायालय का आदेश भी है कि इस जमीन पर प्रथम पक्ष का दावा है, चूंकि सीएनटी की जमीन है, इस पर किसी प्रकार का बिल्डिंग निर्माण का कार्य नहीं होगा। तो इनके हम उत्तर में ही इनको घेरते हैं कि आप कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई माने सीएनटी एक्ट की धारा 71A के तहत बाद प्रारंभ कर भूमि वापसी की निमित्त आवश्यक कार्रवाई। फिर आप कह रहे हैं कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46, 48, 240 के तहत अनुसूचित जनजाति रैयत भूयोरी खुदकट्टी भूमि के हस्तांतरण पर रोक। तो अगर है तो फिर वो जमीन कैसे उस पर महल खड़ा हुआ? तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट थे जहां आज बिल्कुल सरकार को, और ये चूंकि एक आम व्यक्ति की समझ का सब्जेक्ट था, जीएम लैंड यानी एक गांव के अंतिम व्यक्ति समझने वाला सब्जेक्ट था, तो इस पर बहुत झोल फांस था। लेकिन हमें आश्चर्यजनक लगा कि आज हमें प्रश्नकाल के बहस में शामिल होने का अवसर ही नहीं दिया गया। कारण क्या लगा? हमें तो अभी तक समझ में नहीं आया। शायद कल जो माननीय मंत्री से हमारा बिजली और ट्रांसफार्मर को लेकर, वसीले को लेकर जो तीखा बहस हुआ था, शायद एक कारण ये हो सकता है। ये तीखा बहस ही हमें कारण लगता है। नहीं तो
कम से कम प्रैक्टिकली भी सोचा जाए। शून्यकाल हम मानते हैं कि हम आउट हो गए, क्योंकि हम 26 नंबर के बाद ही गए थे साइन करने के लिए, वहाँ 25 का होता है शून्यकाल में। लेकिन प्रश्नकाल में हम कैसे करते हैं, क्योंकि हम पार्टी के एकलौते विधायक हैं, तो कम से कम एक पार्टी के एक विधायक को तो वहाँ प्रेजेंट होना चाहिए प्रश्नकाल में। तो प्रश्नकाल में भी हमें आउट रखा गया, प्रश्नकाल में भी हमें अवसर नहीं दिया गया। तो हमें लगता है कि हमारा जो गंभीर सवाल था, उस गंभीर सवाल के बाद विवाद में जो विषय हमारे और मंत्री जी के बीच जो हॉट टॉक होने वाला था, हॉट टॉक तय होता, क्योंकि मंत्री अपना बचाव रखते और हम उनकी बखैया उधड़ते। तो इस हॉट टॉक के लिए कारण हमें लगता है कि आज जो अल्प सूचित प्रश्न होता है उसमें शायद हमें भाग लेने का अवसर नहीं, चूंकि हम अभी नए हैं, हम पूरा दावा के साथ नहीं कर सकते, हम नया विधायक, हम अभी भी बहुत सारे सदन की चीज़ों को नहीं जानते, हम सीख रहे हैं, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैंने एक समझ से परे कि आज हमें अवसर कैसे नहीं मिला। अवसर कैसे नहीं मिला, और जब अवसर मिला आपको उस समय भी एक तीखा बहस भी नक्सल पे आप बोल रहे थे, इस पर भी देखने को मिला। देखिए, मेरा मानना है, सबसे पहला बात है, जब तक हमारे एक्सप्लेनेशन को आप पूरा सुनेंगे नहीं। मैडम मंत्री मैडम उठ गई, हमने बोला अरे भाई हमको घड़ी देख के 1 मिनट बोल के 2-3 मिनट तक बोलने का अवसर दिया जाता है, 3 से 4 उसके उसी में हमारा खत्म हो जाता है। आप लोग जब भी खड़ा होते 15 मिनट 20 मिनट तक भाषण देते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, राहुल गांधी तो नरेंद्र मोदी तो हेमंत बिस्वा तो केजरीवाल की बात झारखंड में करते हैं। हम झारखंड के मुद्दों को रखते हैं, 3 मिनट का समय मिलता है, 2 मिनट का समय मिलता है, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं आप राज्य को नक्सल गतिविधियों की ओर, अरे भाई हमारा ये कहना था कि नक्सल गतिविधियों के लोग की ओर क्यों जा रहे हैं, हम लेके नहीं जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। हम तो वही कहें कि जब ये राज्य आदिवासियों का, और जो अभी 72 या 73 नक्सलियों की सूची है वेबसाइट पर, उसमें आप नाम पढ़िएगा तो उसमें हमको लगता है कि 75% आदिवासी ही हैं। तो वही एक गरीब आदिवासी जिसने राज्य को बनाया, जिसका ये राज्य है, जो इस राज्य के मालिक हैं, वो लोग कैसे इस गतिविधि में सम्मिलित हो रहे हैं, सरल लोग वहाँ कैसे जा रहे हैं। तो वही हम तर्क दे रहे थे कि उसका पहला तर्क तो यही है कि जो काम सरकार को करना चाहिए था, आज आदिवासियों की जमीन पूंजीपति हड़प रहे हैं, आज आदिवासी एंटी जमीन लोग हड़प के घर मकान दुकान बना रहे हैं, आपको खाली करना चाहिए था। लेकिन वो काम किसने किया, वो 2007 का इसी किताब में अंकित है, वो नक्सलियों ने, जो महाजन लोग थे, जो सूदखोर लोग थे। चूंकि देखिए, अगर आप झारखंड आंदोलन को जानते हैं तो आपको जानना होगा कि केवल वो झारखंड आंदोलन की लड़ाई नहीं थी, उसमें महाजन सूदखोर और पुलिसिया दमन के खिलाफ भी वो लड़ाई थी। तो महाजन और सूदखोरों से हमेशा झारखंडियों का पंगा रहा है। तो मैंने वो तर्क दिया, मैंने ये भी तर्क दिया जो ग्रामीण कहते आए हैं, और मैंने ये कहा कि हम एक लोग ऐसा कह रहे हैं। तो मंत्री जी को तो पहला बात समझ होनी चाहिए थी कि हम वो नहीं कह रहे हैं, ना हम उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, लोग ऐसा कह रहे हैं, जिस बात को हम पटल पे रख रहे हैं कि लोग ऐसा कह रहे हैं कि जब नक्सली 1990-95 का टाइम था, उनके नाम से बीडीओ सीओ घूस नहीं लेते थे, और आज सरकार आपकी है और घूस ले रहे हैं। तो सोचिए कि आपका स्तर उनसे, जो लोग असंवैधानिक है और आप संविधान की ताकत हैं, तो उनसे भी गया गुजरा है कि लोग ब्यूरोक्रेट से बीडीओ सीओ आपकी बात नहीं सुन रहा है। तो हम ये तर्क दे रहे थे, लेकिन उस तर्क को पूरा करने से पहले वो डिंग डांग करने लगे। कहीं ना कहीं आपको भी गुस्सा आया, लेकिन चूंकि महिला नेत्री थी इसलिए हमने विशेष नहीं कहा, हमने बस इतना ही कहा कि देखिए मंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है, आप बीच में नहीं खड़ा हो सकते हैं, वो एक अलग पैनल है मंत्रियों का। यहीं पे आपको हम रोकेंगे इसी मुद्दे पे। जब माननीय अध्यक्ष जी कुछ बातों को रख रहे थे तो उधर से भी कुछ विपक्ष के लोगों ने बात को रखा, तो माननीय मंत्री जी खड़े हो गए, तो उन्होंने कहा कि मंत्री जी आपको इस तरह से नहीं उठना चाहिए। तो इस पर प्रदीप जी भी, जो विधायक प्रदीप यादव हैं, उन्होंने भी कहा कि अच्छा हुआ अध्यक्ष जी कि इन्हें आपने याद दिला दिया। हालांकि उस पर भी माननीय मंत्री जी थोड़ा सा नाराज नजर आए कि मैं 3 बार का विधायक हूं। उससे क्या, 3 बार है 4 बार रहे हैं, मंत्री का काम है कि जब आपका जब समय आएगा तो आप बहस में भाग लीजिए, आपका जब समय आएगा प्रश्न का उत्तर दीजिए। लेकिन जब विधायकों के बीच हॉट टॉक हो रहा है तो वहां आप मंत्री हैं जी, उस पैनल का एक गरिमा है, आप क्यों खड़ा होंगे? आपको तो बीच में गपशप नहीं करना चाहिए। तो यही शब्द था वो कि अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि माननीय मंत्री जी को आपने ज्ञान दिया। तो भाई मंत्री जी ने कहा मुझे पता है मैं 3 बार का विधायक रह चुका। उससे क्या है, एनीवन कैन मिस्टेक, कोई भी गलती कर सकता है, इंसान गलतियों का पुतला है, बस उस गलती को स्वीकारने का बड़ा दिल होना चाहिए। एक यदि हम सरकार की तरफ से ही हम बात करेंगे, एक ये भी शब्द अभी आया, बजट बना रहे हैं, पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन फलाफल नहीं दिख रहा है। देखिए ये सत्य है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो विधायक हैं उन्हीं का ही वक्तव्य है। और मैंने भी जो कल बहस किया था उसमें सरकार के ही ममता देवी जी जो महिला नेत्री हैं वो खड़ी हुई थी हमारे पक्ष में, और आपके पक्ष में बिल्कुल वो जो सरकार को उनके विधायक ही घेर रहे हैं।
तो अब तो सरकार को समझना चाहिए कि भाई हम क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं और करना क्या चाहिए, सरकार को समझना चाहिए। देखिए मेरा कहना है सरकार को, देखिए सरकार तो आपकी है भैया, और हम भी ज़्यादा क्यों आपको परेशान करेंगे, किसी को शौक नहीं आपको परेशान करें। हम तो चाहेंगे कि जनता का भला हो, हम लोग कभी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं रखते हैं, जनता का भला हो। तो सरकार को अगर लगता है कि अगर हम सदन में, चूँकि सदन में तो न्यूज़ चैनल्स, सदन में जनता देख रही है, जनता सुन रही है, तो अगर सदन में आपका ईगो प्रॉब्लम हो रहा है कि हम अपनी गलती को स्वीकार करेंगे, तो कैबिनेट में स्वीकार कीजिए, कैबिनेट में स्वीकार कीजिए, अपने बीच में चिंतन मंथन कीजिए और जो व्यवस्थाएं उनको दुरुस्त कीजिए। कल जिस तरह से विपक्ष के द्वारा मतलब शाम होते होते जैसे ही मुख्यमंत्री जी अपना अभिभाषण शुरू किए, विपक्ष एकाएक उठ करके चला गया, थोड़ा सा क्या लगा वहां पे आपको? विपक्ष। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।